नमस्कार दोस्तों। आज जिस बीमारी के बारे में, जिस मानसिक रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस रोग का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जी हाँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा। भूखे रहने की प्रवृत्ति सिर्फ इसलिए कि कहीं उसका भार न बढ़ जाए, उसकी शरीर की शेप न बिगड़ जाए। शरीर का भार बढ़ेगा या साइज बढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, इस चिंता के अंदर व्यक्ति खाना ही छोड़ देता है। या तो खाना छोड़ता है या खाने के अंदर कई तरह की वह चीज़ें लेता है, कई चीज़ें छोड़ देता है, अपनी चॉइसेस बना देता है। और उसी क्रम के अंदर वह ऐसी व्यायाम की क्रिया में लिप्त हो जाता है, इतनी रिगरस एक्सरसाइज करता है, उस कारण से वह और भी परेशानी में व्यक्ति आ जाता है। तो ये भूखे रहने की प्रवृत्ति इसलिए कि उसको अपना जो शरीर का साइज और शेप है उसके प्रति वो संतुष्ट नहीं है, और यह असंतुष्टि का भाव उसे बार बार भूखा रहने का लिए प्रेरित करता है और रिगरस एक्सरसाइज के लिए और व्यायाम के लिए प्रेरित करता है। इसके अगर इतिहास में जाएं तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो शब्द है वो 1860 और 1870 में ही नामाकरण हो गया था पेशेंट का कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है। और इसी तरह की कुछ प्रवृत्तियां कई धर्मों में मिलती है, जैसे कि कैथोलिक चर्च के अंदर जैसे होली स्टारवेशन कहा जाता है। जैन जो कल्ट है उसके अंदर संथारा कहा जाता है। यहाँ पर भी व्यक्ति भूखा मरता है, कुपोषण की हद तक आता है, मृत्यु के दर तक पहुँचता है, लेकिन वह धार्मिक उद्देश्यों के लिए, न कि उनका ये उद्देश्य होता है कि उनका अपना भार घटाना है, भार जो है कम करना है या साइज कम करनी है, और न कि वे अपने भार, साइज और अपने शेप से असंतुष्ट है। ये उसके लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ आध्यात्मिक जो स्रोत है वो उसको चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि वह अपना भार, अपने को भूखा रखे और मृत्यु के दर तक ले जाए। ये रही इतिहास की बात। अब हम इसकी डायग्नोसिस, क्या लक्षण है, यहाँ डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ साइकेट्री 5th एडिशन 3 लक्षण इसमें वह समाहित करता है, और वो जो भी व्यवहार है करीब 3 महीने तक लगातार चलना चाहिए, तब ये मानते हैं कि ये व्यक्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है। और उन 3 लक्षणों में है, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक, अर्थात खाने की चीज़ें, न्यूट्रिशन, एनर्जी इनटेक, जो खाने की चीज़ें हैं उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधित कर देना। सो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक दैट लीड्स टू लो बॉडी वेट लोअर देन द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ द बॉडी वेट। खाने में जो प्रवृत्ति है, खाने की आदतों में इतना बदलाव लाना कि खाना ही बंद कर देना, खाना ही प्रतिबंधित करना, और इतना प्रतिबंधित कर देना कि उसका भार एक लोअर लिमिट होती है नॉर्मल रेंज की, उससे भी नीचे चला जाता है, और वो लोअर लिमिट होती है वो 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा लक्षण है इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू रिड्यूस बॉडी वेट गेन, अर्थात लगातार उसको एक एक विचार चलता है, कहीं मेरा भार बढ़ जाएगा, कहीं मेरा भार बढ़ जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा या मैं मोटी हो जाऊंगी। और इस लगातार चलते विचारों के बीच वह ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करता है और कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपनाता है कि उसके द्वारा अपने को भार को कम कर सके, जैसे कि खाना बहुत कम खाना, कई तरह के खानों को छोड़ ही देना, मैं तो फैट नहीं लूँगी, मैं तो फैट नहीं लूँगा, मैं शुगर नहीं लूँगा, या मैं रेड मीट नहीं लूँगा, या उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के धीरे धीरे खाना जिससे कि कम खाया जाए, इस प्रवृत्ति को अपनाना, ये सब चीज़ें उसको अंततः एनोरेक्सिया नर्वोसा की बीमारी की तरफ ले जाते हैं। तीसरा लक्षण है देयर इज अल्टरेशन इन द वे इन विच वन एक्सपीरियंसेस वंस बॉडी वेट एंड शेप। उसको एक्सपीरियंस अनुभव करने की प्रवृत्ति में बदलाव आ जाता है अपनी बॉडी वेट शेप के प्रति कि मेरा बॉडी वेट शेप ठीक है ही नहीं। So alteration in the way in which one perceives its body weight, body shape, size and the weight, and self-evaluation unnecessarily depends upon the body weight and shape. बिना ही किसी कारण के अनावश्यक रूप से
व्यक्ति अपना सेल्फ इवैल्यूएशन सिर्फ बॉडी वेट और शेप पर ही करता है कि मेरा बॉडी वेट शेप ठीक है तो मैं ठीक हूँ, ये शेप ठीक नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ। इस तरह का अपने वो सेल्फ इमेज बना लेता है। तो ये रही डायग्नोसिस की बात। ये 3 लक्षण यदि 3 महीने तक लगातार चल रहे हैं तो हम इसको डायग्नोसिस इसका एनोरेक्सिया नर्वोसा बना सकते हैं। अब इस प्रवृत्ति के कारण जो इसने खाने की प्रवृत्ति में जो बदलाव लेकर आए हैं, जो कुपोषण की स्थिति में पहुंच रहा है व्यक्ति, इस कारण से अंदर कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कई हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, वो भी बड़े घातक होते हैं। जैसे कि थायराइड हार्मोन्स वो कम हो जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स वो कम हो जाता है। फीमेल्स यानी महिलाओं के जो है सेक्स हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो कम हो जाता है। आदमियों के अंदर सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन वो कम हो जाता है। और सबसे घातक हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती है, हड्डियां खोखली हो जाती है, बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है सुनना है। जब एनोरेक्सिया नर्वोसा का ट्रीटमेंट होता है तो बाकी सब चीज़ें तो करेक्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन बोन डीमिनरलाइजेशन करेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है और ये लगातार चलती रहती है। भले एनोरेक्सिया नर्वोसा ट्रीटेड हो चुका है लेकिन बोन डीमिनरलाइजेशन लगातार चल सकती है। इस प्रवृत्ति के कारण ब्रेन का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी बताई जो मैंने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आती है। अब कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिससे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, उससे कुछ अलग करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां कई बीमारियों में पाई जाती है। तो सभी बीमारियां तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो नहीं सकती, इसलिए इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हम जब जाते हैं तो सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई भी मेडिकल कंडीशन जैसे कि पेट और आंत की बीमारी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, खाने का अवशोषण नहीं हो रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, या थायराइड डिजीज़ जिसके कारण वेट कम हो रहा है, तो ये वेट जो कम हो रहा है वो उससे संबंधित है, इसलिए हम उस बीमारी का उसको डायग्नोसिस देंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी है या थायराइड जो हार्मोन्स की बीमारी है उसको हम उसका डायग्नोसिस देंगे। दूसरा है जैसे कि डिल्यूजन कि मेरे तो खाने में जहर मिला दिया, तो जहरीला खाना देते हैं मेरे को। तो एक ऐसा फिक्स्ड आइडिया हो गया है दिमाग में अनशेकेबल, जिसको हम रीजनिंग के द्वारा करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो डिल्यूजन होता है। और वो डिल्यूजन जैसे बन गया उसके दिमाग में मेरे तो खाने में जहर ही जहर है और सब जहर ही मिला रहे हैं, तो उसने अपना खाना खाना छोड़ देगा। तो परिणाम तो यही हुआ कि खाना खाना छोड़ दिया है, व्यवहार तो वही हुआ, लेकिन कारण क्या हुआ? कारण हुआ डिल्यूजन। इसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा में नहीं ला सकते, क्योंकि ये डिल्यूजन के कारण है, और ये डिल्यूजन जिस बीमारी का लक्षण है तो उस बीमारी के अंदर ही इसको परिभाषित करेंगे, इस प्रवृत्ति को। अब दूसरा है उदासी की बीमारी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ प्लेजर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज एपिटाइट, आइडियाज ऑफ होपलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशंस। अंदर तो मेरे को तो दुख ही दुख है, मैं तो किसी काम का ही नहीं रहा, मुझे तो भूख नहीं लगती, अब मेरा क्या होगा, मेरे से कोई पहल करने की क्षमता नहीं है। ऐसे कई लक्षण होते हैं जो डिप्रेशन के होते हैं। ये सारे या इनका कोई मिश्रण कॉम्बिनेशन मिलकर जब खाने की प्रवृत्ति को, खाने की आदतों को, खाने को लेने की जो क्रिया है उसको बाधित करते हैं, तो ये डिप्रेशन से परिभाषित होंगे, न कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है, एक और डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आर्टिकल, कोई भी इवेंट, उससे उसको डर बैठ जाता है व्यक्ति को। और यहाँ पर वो आर्टिकल या ऑब्जेक्ट है, उसके लिए खाना, तो उसे खाने से ही डर बैठ गया, तो उस स्पेसिफिक फोबिया के कारण उसने खाना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर डिटरमाइनिंग कारण क्या है, फोबिया। तो यह फोबिया से परिभाषित होगा, न कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से। एक और डिजीज़ होती है अवॉइडेंट एंड रेस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर। खाना खाना छोड़ देता है, अवॉइड करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ये अलग से बीमारी है। लेकिन इसमें एक लाक्षणिक भेद क्या है कि ये यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन बॉडी वेट एंड शेप। अपनी बॉडी साइज और वेट पर व्यक्ति अपना सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करता है अवॉइडेंट एंड रेस्ट्रिक्टिव फूड डिसऑर्डर के अंदर, इसलिए ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से भिन्न है। ये कुछ चंद बातें आपको मैंने एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताई मित्रों। शायद ये जानकारी आप लोगों के उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे अच्छे भविष्य के लिए,
अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।